नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है हमारा किसका? समास का। और समास को हम एकदम बेहतर तरीके से आज समझने वाले हैं। और यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हों या 12th के हों या फिर सीटेट का एग्जाम देने वाले हों, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत मेहनत के साथ हमने तैयार किया है, तो आप इस क्लास को पूरी तरह से देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपने इस क्लास को पूरे ध्यान के साथ देख लिया और साथ में दोस्तों, जब भी आप पढ़ा करिए तो मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगा कि पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठा करिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको आप नोट डाउन करा करिए। और ये नोट डाउन किया हुआ आपके नोटबुक में जो रहता है, ये एग्ज़ाम्स के टाइम एकदम से हमें अमृत की तरह काम करता है। किसकी तरह? तो अमृत की तरह काम देता है। तो इसलिए आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और पूरे पेशेंस के साथ इस पूरी क्लास को देखिएगा और साथ में अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करिएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। समास कहते किसे हैं? तो आप समास की पहली हेडिंग डालेंगे कि समास, और समास के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के साथ जो भी संबंध बताने का काम करते हैं, वो समास होते हैं। और समास को हम एक शब्द के माध्यम से और जानते हैं, यानी कि संक्षिप्तीकरण को हम क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। अब समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद हों। तो चलिए देखते हैं, इन 6 भेदों को हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। और अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया या एक बार समझ लिया, तो आप जीवन में इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। और ट्रिक क्या होगी? तो हमारी समास की ट्रिक है, और समास की ट्रिक होगी, सभी ट्रिकों का तोड़ होगी। क्या होगी? आज की क्लास हमारी सभी ट्रिकों का तोड़ होगी। और ट्रिक का नाम क्या है? तो ट्रिक का नाम है द्वंद्वी अब तक। क्या है? द्वंद्वी अब तक। अगर आपने इन 3 शब्दों को याद कर लिया, तो आप कभी भी इस चीज को भूलने वाले नहीं हैं। तो द्वंद्वी अब तक का मतलब क्या होता है? दो से हो गया द्वंद्व समास, दी से हो गया हमारा द्विगु समास, आ से हो गया अव्ययी भाव समास, ब से हो गया बहुब्रीहि समास, ता से हो गया तत्पुरुष समास, और का से हो गया कर्मधारय समास। तो हमारे समास के कितने भेद? तो हमारे समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया द्वंद्व, दूसरा हो गया द्विगु, तीसरा हो गया अव्ययी भाव समास, चौथा हो गया बहुव्रीहि समास, पांचवा हो गया तत्पुरुष समास, और छठा हो गया कर्मधारय समास। तो चलिए हम इनको एक एक करके पूरे विस्तार के साथ और टिक के माध्यम से, साथ में एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आप पूरी क्लास के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगे और चीजें समझ में आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला समास कौन सा है। तो पहला समास है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखेगा। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। यानी कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब ट्रिक क्या है? तो हमारी पहली ट्रिक होगी, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? तो द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि समास के बीच में हमेशा योजक चिन्ह पाया जाएगा। और दूसरी ट्रिक क्या है? तो दूसरी ट्रिक है हमारी, समास में हमेशा और विभक्ति का दोनों पदों के बीच में उपयोग होता है। किसका? तो और विभक्ति का यूज होता है। अब कैसे होता है? तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि देखिए कैसे इसका यूज होता है। तो हमारा देखिए
आ गया एग्जाम्पल्स किसका, तो समास होगा हमारा कौन सा, पहला समास द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास का पहला एग्जाम्पल्स है माता पिता। क्या है, माता पिता है, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, और योजक चिन्ह के बाद हम माता पिता का समास विग्रह करते हैं तो माता और पिता हो जाता है, और दोनों के बीच में हमारा क्या है, तो दोनों के बीच में हमारी और विभक्ति का लोप है, और साथ में समास में क्या है, तो समास में हमारा है योजक चिन्ह। तो इसलिए हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो समास हो जाएगा हमारा कौन सा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दूसरा है राम कृष्ण। अब दोनों समास क्या है, राम कृष्ण, और दोनों के बीच में हमारा योजक चिन्ह है, और इनका समास विग्रह हो जाता है राम और कृष्ण। यानी कि राम और कृष्ण से हम और विभक्ति बीच में होने के कारण हम किसमें टिक करेंगे, तो ऑप्शन हम करेंगे टिक द्वंद्व समास में। जब भी आपको कहीं भी दो शब्द दिखाई दें और दोनों के बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो, और दोनों का विच्छेद करने पर दोनों के बीच में और विभक्ति का लोप हो, तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे द्वंद्व समास। और तीसरा हो गया भाई बहन। भाई और बहन इसका समास विग्रह हो गया, दोनों के बीच में योजक चिन्ह का यूज हुआ है, और इसका विग्रह करने पर और विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा समास, समास होगा हमारा द्वंद्व समास। पाप पुण्य में इसी तरह दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, और इसका विग्रह करने पर पाप और पुण्य हो जाता है, दोनों के बीच में और विभक्ति का प्रयोग होता है योजक चिन्ह की जगह, इसलिए हमारा कौन सा समास, तो हमारा समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अब इसी तरह सुख दुख। अब सुख दुख के बीच में भी योजक चिन्ह आया हुआ है, और दोनों का विग्रह करने पर सुख और दुख हो जाता है, जिसलिए हमारी और विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा समास होगा द्वंद्व समास। अब चलते हैं, देखिए एक नोट हमने लिखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो इसलिए हमने जो है इसको भी जोड़ दिया है, क्योंकि सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और इसी तरह की घुमाऊ क्वेश्चन दे करके स्टूडेंट्स को एक तरह से दिमाग को घुमाया जाता है। तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ शब्द आपस में क्या होते हैं, विलोम होते हैं। यानी कि जो भी शब्द होंगे द्वंद्व समास में वो क्या होंगे, योजक चिन्ह बीच में होगा, और दोनों शब्द क्या होंगे, आपस में विलोम होंगे। जैसे कि माता पिता, माता पिता दोनों आपस में विलोम है, और दोनों के बीच में क्या आया हुआ है, तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए हमारा कौन सा समास होगा, समास होगा हमारा द्वंद्व समास। और इनका विग्रह करने पर माता और पिता हो जाता है, और इसी योजक चिन्ह की जगह हमारी और विभक्ति का भी लोप होता है, इसलिए हमारा कौन सा समास, तो समास होगा हमारा द्वंद्व समास। दूसरा है दिन रात। अब दिन रात दोनों शब्द आपस में विलोम है, और दोनों के बीच में क्या आया हुआ है, तो दोनों के बीच में हमारा योजक चिन्ह, इसलिए हमारा कौन सा समास, तो समास होगा हमारा द्वंद्व समास, और इसका विग्रह करने पर दिन और रात हो जाता है। तो दिन और रात हो जाने पर योजक चिन्ह की जगह और विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमारा कौन सा समास, तो समास होगा हमारा द्वंद्व समास। अब चलते हैं दूसरे समास की तरफ। तो दूसरा समास होगा हमारा कौन सा, तो हमारा होगा द्विगु समास। अब द्विगु समास की आप हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास, तो हम उसे द्विगु समास कहेंगे। अब पहले ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है पहली, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, किसकी, तो द्विगु समास में हमेशा संख्या की प्रधानता होती है। और दूसरी ट्रिक है हमारी, पहला पद हमेशा क्या होता है, तो संख्यावाचक होता है। तो जब भी आपको किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन में आपको देखने के मिले कि पहला पद संख्यावाची है, तो आप आंख मूंद कर टिक करेंगे द्विगु समास में, यानी कि पहला पद संख्यावाची हो, और इसकी परिभाषा हमने बता ही दी कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं।
अब चलिए इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं और कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हो गया हमारा नवरत्न। अब नवरत्न, रत्न के पहले क्या लगा हुआ है, तो रत्न के पहले हमारा नव लगा हुआ है, जो कि पहला पद संख्यावाची है। इसलिए हमारा कौन सा समास, तो हमारा समास होगा द्विगु समास। और इसका विग्रह करने पर नवरत्नों का समूह हो जाता है। क्या हो जाता है, तो नवरत्नों का समूह हो जाता है। इसलिए हमारा कौन सा समास, तो समास होगा हमारा द्विगु समास। दूसरा है सप्तद्वीप, यानी कि 7 द्वीपों का समूह, ये हमारा हो गया समास विग्रह। और पहला पद क्या है इसमें, तो पहला पद है संख्यावाची, इसलिए हमारा द्विगु समास। अब तीसरा है हमारा त्रिभुवन, यानी कि 3 भवनों का समूह, ये हो गया हमारा समास विग्रह। और इसका पहला पद संख्यावाची है, इसलिए हमारा कौन सा समास, तो समास हो गया हमारा कौन सा, तो द्विगु समास। सतमंजिल, यानी कि 7 मंजिलों का समूह, ये हमारा हो गया समास विग्रह। और मंजिल के पहले क्या लगा हुआ है, सत, जो कि हमारा संख्यावाची है। इसलिए हमारा समास किसमें हम टिक करेंगे, तो टिक करेंगे हम द्विगु समास में। कौन से, तो द्विगु समास में। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा अगला समास होगा कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की आप हेडिंग डालिएगा और उसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। और ट्रिक क्या है, तो ट्रिक होती है हमारी विशेषता बताने वाले समास को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो जब भी कोई शब्द विशेषता की बात करेगा तो वहां पर हम आंख मूंद कर टिक करेंगे, किसमें, कर्मधारय समास में। दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपके साथ साथ आपके साथ वाले आपके दोस्त हों या कोई हो, रिलेटिव हो सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो को भेजिएगा। जो भी अभी हाल ही में 10th और 12th की जो है परीक्षाएं भी होने जा रही हैं और साथ में सीटेट भी लगा हुआ है। ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि एग्जाम्पल से कैसे जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जाम्पल रखा जाता है। तो देखिए, काली मिर्च। अब काली मिर्च हो गया हमारा क्या है, उदाहरण है। और इसकी जो है अगर हम विशेषता की बात करें तो मिर्च कैसी है, तो मिर्च की विशेषता है काली, यानी कि मिर्च की विशेषता क्या बता रहा है, काली है। इसलिए हमारा कौन सा समास, तो समास होगा हमारा कर्मधारय, क्योंकि हम पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष की बात किए थे, यानी कि प्रत्येक विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है काली मिर्च का विग्रह क्या है, तो काली है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता है काली, इसलिए हमारा समास कौन सा होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा है नीलकमल, नीला है जो कमल, ये हो गया हमारा क्या, तो इसका हमारा विग्रह हो गया नीलकमल का। अब कमल कैसा है, तो कमल हमारा नीला है, यानी कि कमल की विशेषता नीला बताई जा रही है। इसी कारण इसमें होगा हमारा कौन सा समास, तो हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय समास। अब हमारा है अगला, तो नेक्स्ट होगा हमारा चंद्रमुखी, यानी कि चंद्र के समान मुख वाली। यहाँ पर मुख की कैसी विशेषता बताई गई है, तो हमारी चंद्रमा के समान विशेषता बताई गई है। और इसका जो है यही समास विग्रह भी होता है कि चंद्र के समान मुख वाली। तो इसमें भी मुख की विशेषता है चंद्र के समान है, इसी कारण यहाँ पर भी हमारा होगा कर्मधारय समास। अब चलते हैं अगले। तो अगला समास होगा हमारा कौन सा, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो इसकी चौथी हेडिंग आप डालेंगे अपनी नोटबुक में कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो लिखिएगा
जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दोस्तों, आप नोटबुक जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोटबुक आपके एग्जाम्स के समय एक तरह से अमृत की तरह काम करती है। नोटबुक बहुत जरूरी होता है। आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं और एक बार सरसरी निगाहों से देख करके एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप कुछ और बेहतर करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे पर्सनली तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है नोट इनको करते जाइएगा और समझते जाइएगा, और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास हम किस टॉपिक पर लेकर आए, और उसको हम इसी तरह से बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। तो हमारी देखिए इसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक होगी हमारी, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या होगा, हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यानी कि जब भी किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वहां पर भी हम अगर समास की बात करेंगे तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। कैसे होगा? जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि यथा स्थान, यानी कि स्थान के अनुसार। किसके अनुसार? स्थान के अनुसार। यानी कि स्थान में यथा जो लगा हुआ है यही उपसर्ग है, और इसी के कारण हमारा कौन सा समास हो जाता है? तो समास हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास। यानी कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए इसमें आजीवन, यानी कि जीवन के पहले जो आ लगा हुआ है यही तो उपसर्ग है, और इसी उपसर्ग के कारण हमारा इसका विग्रह हो जाता है जीवन भर। क्या हो जाता है? तो जीवन भर। और इसी कारण इसका जो है आंसर हम किसमें टिक करेंगे? तो हम टिक करेंगे अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, अब दिन के पहले हमारा क्या लगा हुआ है? तो प्रति लगा हुआ है, इस कारण इसका जो है समास विग्रह हो जाता है प्रत्येक दिन। तो दिन के पहले हम किसकी बात करते हैं? उपसर्ग की बात करते हैं, इसलिए हमारा समास हो गया अव्ययी भाव समास। यथा समय, यहां पर भी समय के पहले यथा लगा हुआ है, और इसका विग्रह क्या होता है? तो विग्रह होता है हमारा समय के अनुसार। किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो यहाँ पर भी हम किसकी बात करेंगे? तो बात करेंगे हम अव्ययी भाव समास की, क्योंकि हमने पहले ही बताया था जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखेंगे हम जो है एक नोट फिर से लेकर आए हैं। इसमें नोट में क्या लिखा है इसको समझिएगा और देखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई समास रिपीट शब्द हो और साथ में योजक चिन्ह लगा हो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। यदि आप कहीं भी कोई रिपीट शब्द देखें और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो आप आंख मूंद कर टिक लगाइएगा। किसमें? तो आप आंख मूंद कर टिक लगाएंगे। अभी मैं कौन सा समास बताया जरा बताइएगा। तो मैंने बताया था आपको कौन सा समास? तो समास बताया था अव्ययी भाव समास। तो आप आंख मूंद कर टिक करेंगे अव्ययी भाव समास में, क्योंकि अव्ययी भाव समास इसकी बात करता है कि यदि शब्द आपस में रिपीट हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहां पर हमारा समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कैसे? जैसे कि रात रात है, दोनों शब्द आपस में रिपीट हैं और दोनों के बीच में क्या आया हुआ है? तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इसी कारण ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा है जैसे दिन दिन, दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, तो इसलिए शब्द रिपीट हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम्स में यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दोनों शब्द आपस में रिपीट हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह हो तो आप आंख मूंद करके टिक लगाइएगा अव्ययी भाव समास में, और उसकी परिभाषा लिखिएगा कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है, और अगर कोई शब्द रिपीट हो तो वहां पर भी हम
अव्ययी भाव समास की बात करेंगे और साथ में यदि योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है तब। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होगा हमारा पांचवा समास। कौन सा? पांचवा समास। तो इसकी हम बात करेंगे। पांचवा समास समझते हैं कि कैसी बात कर रहा है, तो इसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए पांचवी हेडिंग आप डालिएगा और लिखिएगा उसके नीचे, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि दोनों पदों के माध्यम से यदि तीसरे की बात की जाएगी तो वहां पर हमारा कौन सा समास? तो हमारा होगा हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। एक नोट है इसमें भी, ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो, वहां पर हमारा कौन सा समास? तो वहां पर होगा हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। यानी कि दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ की बात की जाएगी। कैसे होगा? तो देखते हैं हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि कैसे होगा। जैसे कि होगा हमारा दशानन। दशानन 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। यहाँ पर किसकी बात हुई है? दशानन के माध्यम से तीसरे की बात रावण की हुई है। इसलिए हमारा कौन सा समास? तो समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। दूसरा है नीलकंठ। यानी कि नीलकंठ के माध्यम से इसमें भी तीसरे की बात की जाएगी तो हमारा होगा बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह करने पर हमें पता चलता है कि जी हाँ, तीसरे की बात यहाँ पर भी होती है। जैसे कि नीलाकंठ, यानी कि नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। नीलाकंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। यहाँ पर तीसरे की बात शिव जी की जा रही है, इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तीसरा है हमारा लंबोदर। यानी कि लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर भी लंबोदर के माध्यम से तीसरे की बात किसकी की गई है? तो गणेश जी की बात की गई है, इसलिए हमारा समास होगा बहुव्रीहि समास। और चौथा है हमारा गिरिधर। यानी कि गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो इसमें भी हमारे गिरधर के माध्यम से तीसरे की बात की गई है, तो यहाँ पर होता है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट और छठवां समास होगा हमारा कौन सा? बहुव्रीहि समास के बाद कौन सा आ गया? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास हमारा छठा है, लास्ट छठा है। तो देखिएगा इसमें जो है कैसे और इसके भी कितने भेद होते हैं। तो इसकी हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखिएगा, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास? तो वहां पर होगा तत्पुरुष समास। कैसे? जैसे कि जिस समास में पूर्व पद गौण यानी कि पहला पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने? तो 6 भेद होते हैं। अब इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और साथ में देखेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हमने पूरे समास को एक ही क्लास में कवर कर दिया है और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया है। तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद। तो हमने अभी बताया 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष, दूसरा हो गया कर्ण तत्पुरुष, तीसरा हो गया संप्रदान तत्पुरुष, चौथा हो गया हमारा आपादान तत्पुरुष और पांचवा हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष और छठा हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में हम को विभक्ति का लोप करेंगे। किसका? को विभक्ति का लोप करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं, मतदाता। अब मतदाता का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो मत को देने वाला होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पर को विभक्ति का लोप होता है, यानी कि मत को देने वाला। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तो को विभक्ति है, इसीलिए हमारा कौन सा समास? तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा है गिरहकट, यानी कि ग्रह को काटने वाला। गिरहकट का समास विग्रह क्या होता है? गिरह को काटने वाला। यहाँ पर भी को विभक्ति का लोप है, इसलिए हमारा
कर्म तत्पुरुष हो गया। दूसरा समास है हमारा कर्ण तत्पुरुष, इसमें भी से विभक्ति का लोप होता है। किसका? से विभक्ति का लोप होता है। तो यहाँ पर कैसे होता है? जैसे कि जन्मजात। अब जन्मजात का यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो जन्म से उत्पन्न होता है। अब जिसमें जन्म से उत्पन्न यानी कि बीच में हमारा से विभक्ति का लोप है, इस कारण हमें कौन सा? तो कर्ण तत्पुरुष में हम टिक करेंगे। ठीक है, किसमें? कर्ण तत्पुरुष में। और दूसरा इसका हो गया गुणहीन, यानी कि गुणों से हीन, इसका समास विग्रह हो गया। तो इसमें भी से विभक्ति का लोप हुआ है। किसका? से विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा समास हो जाएगा? हमारा समास हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। अब हमारा तीसरा समास है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। इसमें भी हम के लिए विभक्ति का लोप करते हैं। किसका? के लिए विभक्ति का लोप होता है। कैसे होता है? जैसे कि हथकड़ी। अब इसका विग्रह करने पर हाथ के लिए कड़ी होता है। हथकड़ी का विग्रह करने पर हाथ के लिए कड़ी होता है। इस कारण हमारा कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो हमारा होगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब जैसे युद्ध भूमि हो जाए, तो युद्ध भूमि का हम विग्रह करेंगे तो युद्ध के लिए भूमि हो जाएगा। अब युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति का यूज हुआ है, यानी कि लोप हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो हमारा समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। और चौथा होगा हमारा अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में हम से अलग होने का इसमें बात होगी, यानी कि से विभक्ति का लोप होगा, लेकिन ये अलगाव की बात करेगा। किसकी? अलगाव की बात करेगा। जैसे कि धनहीन, यानी कि धन से कमजोर, धन से अलग होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास? तो हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। दूसरा है जन्मांध, यानी कि जन्म से अंधा, इसका हो गया समास विग्रह जन्म से अंधा। यहाँ पर भी जन्म से अंधे की बात की जा रही है, यानी कि जन्म से ही अंधा है, इसीलिए इसमें भी अलगाव की बात करता है। इस कारण हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। और पांचवा समास हो गया हमारा कौन सा? तो संबंध तत्पुरुष है। इसमें भी संबंध कारक चिन्हों का लोप होता है। किसका? संबंध कारक चिन्हों का लोप होता है। ये जितने भी तत्पुरुष समास हैं, ये कारक चिन्हों के प्रयोग के अनुसार इनका जो है विभक्तियों का यूज होता है। यही इनकी ट्रिक है कि यदि आप जो है आपने पढ़ा होगा कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की, रारे री, मामे मी और अधिकरण में मैं पर, ये सब होता है। तो इसीलिए इन सभी जो है 6 विभक्तियों का यूज हुआ है इस तत्पुरुष समास में। तो हम किसमें बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे संबंध तत्पुरुष की। तो यहाँ पर संबंध कारक चिन्हों का लोप होगा, जैसे कि का, के की, रा, रे, री और मा, में, मी। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, प्रेम सागर, यानी कि प्रेम का सागर। तो प्रेम का सागर क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। तो इसमें का विभक्ति का लोप है, इसलिए हमारा कौन सा समास? तो समास होगा हमारा संबंध तत्पुरुष। कौन सा? तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है इसका, जैसे भारत रत्न ले लेते हैं, तो इसका विग्रह करने पर भारत का रत्न हो जाता है। इस कारण हमारा कौन सा समास होता है? तो समास हो जाएगा हमारा कौन सा? तो समास हो जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष समास। और अगला हो गया हमारा लास्ट, छठवां हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका? अधिकरण कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है? तो अधिकरण कारक चिन्ह होते हैं में, मैं और पर। कौन कौन से? में, मैं, पर। आपने पढ़ा होगा इसको पहले भी। अब इसका एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि नीति निपुण हो गया, यानी कि नीति में निपुण, इसका समास विग्रह हो गया। तो नीति में निपुण, इस शब्द के माध्यम से दोनों के बीच में आया हुआ है, इसी कारण हम अधिकरण तत्पुरुष समास में टिक करेंगे। किसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास में। दूसरा एग्जाम्पल आत्मविश्वास, यानी कि आत्मा पर
विश्वास, ये हो गया हमारा समास विग्रह, और दोनों के बीच में पर विभक्ति का लोप है। इस कारण हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो समास हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। अगर हमें सजेस्ट करेंगे कि किस टॉपिक पर हम बात करें, उसको जो है समझाने का प्रयास करें, तो आप यदि हमें टॉपिक देंगे तो हम उसकी क्लास आपको बहुत जल्द लेकर आएंगे, और इसी तरीके से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि यदि आपने एक बार देख ली तो जो है उसको भूलना इतना आसान नहीं होगा। और साथ में अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।